हाँ जी भाई, एक्सरसाइज सेकंड ए पर चल रहे थे अपन सरल आवर्त गति के अंतर्गत, एसएचएम के अंतर्गत। और एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने कल कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 3 को हमें समझना है, ठीक है ना। क्या इसकी ज्योमेट्री है, क्या ये हमसे कहना चाहता है। ये कहता है यदि एक कण केंद्र O के दोनों ओर कैपिटल T आवर्तकाल की एसएचएम करे, मतलब एक कण है जो एसएचएम कर रहा है। एसएचएम का डायग्राम पूरा हर सवाल में लगभग यही डायग्राम है कि वो ए से ए डैश के बीच में सरल आवर्त गति करता है जिसका बल केंद्र O है, ठीक है ना। इसकी हिंदी लिखने में कुछ नहीं, केवल क्या लिख देना है अपन को, एक कण ए और ए डैश के मध्य सरल आवर्त गति करता है जिसका बल केंद्र O है। अब आवर्त काल इसका कितना दे दिया अपन को, कैपिटल T। इस एसएचएम का, इस सरल आवर्त गति का आवर्त काल आपको उसने खुद ने दिया है, कैपिटल T। कैपिटल T बराबर जो है प्रश्नानुसार कैपिटल T बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। आवर्तकाल कैपिटल T है और कैपिटल T किसका मान होता है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो यहां से म्यू का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, म्यू का। ये जो समीकरण है ये म्यू का मान निकालने का काम आएगा। और वो कह रहा है और वह किसी बिंदु P जिसके लिए OP बराबर B है। यहां पर कोई बिंदु P है और P के लिए OP बराबर कितना दिया है आपको, B दिया है। मतलब बिंदु P पर अगर x बराबर बात करेंगे तो बिंदु P पर x बराबर कितना है, B है, ठीक है ना। बिंदु A पर x बराबर A मान लेते हैं। यहां पे अपन लिख देते हैं माना सरल आवर्त गति का आयाम A है और तीव्रता म्यू है। जब भी अपन सरल आवर्त गति का वर्णन करें, चित्र का जब वर्णन करें ऊपर ही ऊपर आप कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण A व A डैश के मध्य सरल आवर्त गति करता है जिसका बल केंद्र O है, ठीक है। और फिर उसमें लिख देंगे माना एसएचएम का आयाम, आयाम बोले तो एम्पलीट्यूड कितना है, A है, तथा इसकी तीव्रता कितनी है, म्यू, ताकि पूरी चीज इसके अंदर फिक्स हो जाती है। आयाम को हमने A मान लिया और तीव्रता को हमने म्यू मान लिया। अब ये कह रहा है बिंदु P पर जो वेग है वो आपको दे दिया स्मॉल b। बिंदु P पर वेग बराबर कितना दे दिया, स्मॉल b। इधर जाते समय, इधर जाते समय बिंदु P से वो स्मॉल b वेग से गुजरे तो सिद्ध कीजिए कि वह पुनः P पर T बटे पाई tan इनवर्स बी टी अपॉन 2 पाई बी समय के पश्चात लौटेगा। मतलब एक कण इधर की तरफ से गया, इधर की तरफ से गया तो यहां पर वेग कितना था उसका, b था। तो यहां से जाते 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 वो बिंदु A पर पहुंचा और बिंदु A पर जाकर के उसका वेग क्या हो गया, 0। और बिंदु A पर वेग 0 होने के बाद उसने क्या किया, वापस अपनी गति किसकी तरफ कर दी, बिंदु P की तरफ कर दी। तो वापस बिंदु P पर आया, बिंदु P से B वेग से गुजरा, गुजर के वो कहां तक गया, क्षणिक विराम अवस्था वाली स्थिति तक गया, बिंदु कैपिटल A तक गया। और बिंदु कैपिटल A तक जाने के बाद वापस वो बिंदु P तक आया। तो इस पूरी यात्रा में कितना समय लगा, इस पूरी यात्रा में कितना समय लगा ये अपन को यहां पर देखना है। बिंदु P से आगे जाकर के वापस बिंदु P तक आने में कितना समय लगा, ये समय अपन को निकालना है। तो प्रश्न समझ में आया। पहले तो अपन को प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न में अपन को ये सारी चीज दी गई है। यहां पर ऊपर अपन लिख देंगे माना एसएचएम का आयाम, माना एसएचएम का आयाम स्मॉल a तथा तीव्रता म्यू है। तो प्रश्नानुसार कैपिटल T बराबर ये हो गया, OP बराबर ये हो गया, बिंदु P पर वेग ये हो गया। चित्र अपन ने इस तरह से बना लिया। अब इस कण की गति का समीकरण अपन लिखते हैं, ठीक है ना। कण की गति का समीकरण अगर अपन लिखें, गति का समीकरण एसएचएम करता है तो एसएचएम का समीकरण क्या पढ़ा है अपन ने,
d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स। जो भी कहानी निकलती है वो सब इसी से निकलती है। अब इससे पहले b और x में रिलेशन बना लेते हैं। b और x में रिलेशन बनाना अपन ने सीखा है, जो बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रिलेशन हमारे पास आता है। वो कैसे बनता है? जो त्वरण है d2x अपॉन dt2, इसको क्या लिख लेते हैं हम, बी डी बी अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना होता है, माइनस म्यू एक्स। डी एक्स को अपन इधर ले जाते हैं तो बी डी बी बराबर कितना हो जाता है, म्यू एक्स डी एक्स। दोनों तरफ क्या कर देते हैं अपन, इंटीग्रेशन। तो b का इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, बी स्क्वायर बाई टू माइनस म्यू बाहर आ जाता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब c का मान निकालने के लिए अपन ने क्या ट्रिक पढ़ी थी कि x बराबर a पर, x बराबर स्मॉल a पर कण कहां पर होता है, कैपिटल A पर, और यहां पर ये विराम अवस्था में होता है। तो यहां पर b का मान क्या हो जाएगा, 0। x बराबर स्मॉल a पर b बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो x बराबर स्मॉल a पर b बराबर 0 कर दिया। अब x बराबर स्मॉल a पर b बराबर 0 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया b का मान, तो यहाँ x का मान a लगाएंगे तो ये हो गया माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो c का मान जो है वो कितना आ गया, म्यू ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, है क्या नहीं। और c का मान जब म्यू ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा तो ये मान यहां पर लगा देंगे तो बी स्क्वायर बाई टू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस म्यू ए स्क्वायर बाई टू। सबको 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 से गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, माइनस म्यू का क्या ले लें, म्यू कॉमन ले लें इसमें से, तो यहां से बचेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें अपन। क्या डाल दें इसको, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 तो इसको डाल दो, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ये हमारे पास b में और x में क्या आ गया, रिलेशन। अब उसने यहां पर एक बात दी है कि x बराबर b पर, बिंदु p पर वेग कितना है, b, मतलब x बराबर b पर वेग दे दिया अपन को। तो x बराबर स्मॉल b पर b बराबर कितना है, b, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x बराबर b पर मान ये है, इसको डाल देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत। अब अपन एक काम करते हैं, देखो जितना समय इस कण को बिंदु P से बिंदु A तक जाने में लगेगा, केशव माइक बंद कर ले भाई, केशव भैया माइक बंद कर लो। तो जितना समय इसको बिंदु P से बिंदु A तक जाने में लगेगा उतना ही समय A से P तक आने में लगेगा, सही बात है। तो P से A तक जाने में जितना समय लगेगा A से P तक आने में उतना ही समय लगेगा। तो अपन P से A तक का समय निकाल लेते हैं, और P से A तक का समय निकालें तो यहां पर जो B बराबर अपने पास है, B समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से अपन अगर बात करें तो B का मान निकालेंगे, रूट में आएगा। B के मान को क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt अपन P से A जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे क्या नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इधर जाते समय dx अपॉन dt को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि x का मान बढ़ता है कि नहीं। तो dx अपॉन dt पॉजिटिव ले लेंगे। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, रूट म्यू इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म एक तरफ, dt वाली टर्म एक तरफ, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन रूट म्यू और dt। हमने मान लिया कि माना कण का P से A तक समय, यहां पर एक चीज लिख देते हैं, माना ये इधर रूट म्यू नहीं आएगा, ये रूट आया ना, रूट म्यू तो इधर ही छोड़ा है ना अपन ने, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अपन इधर लेकर के आए तो ये 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट म्यू उधर ही रह गया तो वो ऐसे कैसे ही। यहां पर अपन P से A तक के समय को मान लेते हैं, माना कण का P से A तक समय, P से A तक समय स्मॉल t है, तो कितना मान लिया, स्मॉल t। माना कण का P से A तक का जो समय है वो कितना है, स्मॉल t है। तो अब देखो ये अपन ने कर लिया, दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करके ना अपन को देखो c का मान नहीं निकालना चाहते हम, बिना c का मान निकाले डायरेक्ट इसको अगर करना चाहें तो अपन P से A तक बात कर रहे हैं,
तो P से A तक की जब बात कर रहे हैं तो x का मान कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, P पर x का मान B है और A पर जाकर के x का मान A है, तो इसमें तो x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट तो कहां से कहां तक हो गई, B से A हो गई। लिमिट समझ में आई x की, क्योंकि B P से A बात कर रहे हैं, तो P पर x का मान कितना है B और A पर x का मान कितना है A। अब P से A तक के समय को हमने स्मॉल t माना है, स्मॉल t माना है, तो P से A बात कर रहे हैं हमने, P पर 0 ले लिया और A पर पहुंचने पर समय कितना हो गया स्मॉल t। तो ये पूरा समय t हो गया कि नहीं हो गया, ये समय अंतराल t हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को हल करोगे तो डायरेक्ट स्मॉल t का मान आपके पास आ जाएगा, है क्या नहीं। अब स्मॉल t का मान सीधे सीधे कैसे आएगा, पहले तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, 1/रूट साइन इनवर्स 1/रूट a² माइनस x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x/a। लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, b से a तक, बराबर रूट म्यू का समाकलन हो जाएगा रूट म्यू t, और लिमिट लगाओगे तो यही आ जाएगा। अब इसमें x का मान a लगाओगे तो a लगाएंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मान π/2, और माइनस b लगाएंगे तो साइन इनवर्स b/a, और बराबर हो गया रूट म्यू t, बराबर क्या हो गया रूट म्यू t। कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब यहां तक की जब ये चीज हो गई, ये हमारे पास में आ गया, यहां तक नोट कर लो पहले इसको, फिर आगे बात करेंगे। चलो π/2 माइनस साइन इनवर्स b/a बराबर आ गया रूट म्यू t। यहां तक जल्दी से चीजों को नोट कर लें आप फटाफट से, फिर आगे की बातों को अपन लोग डिस्कस करेंगे। लिखने में थोड़ा सा फुर्ती करें सभी लोग। इसके बाद में अपन चीजों को क्या समझते हैं, इधर से इनको साफ कर लेते हैं अपन, ये वाला जो मामला है ये जगह खाली कर लेते हैं, आ रहा हूं। वही हाँ जी, तो ये चीज अब अपने पास में आई। अब देखो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स b/a जो है, इसको हम बोल सकते हैं कॉस इनवर्स b/a। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स b/a, बराबर कितना आ गया रूट म्यू t। ये बात समझ में आ रही है, इसको कॉस इनवर्स b/a क्यों बोला, क्योंकि बचपन में हमने एक सूत्र पढ़ा था 12वीं क्लास में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो साइन इनवर्स x को अगर इधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स x के। तो इस x ही तो है b/a, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x हो गया, है कि नहीं। अपन को जो आंसर लाना है ना वो tan में लाना है, tan इनवर्स में। किस में लाना है, tan इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। अब कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे बदलेंगे, ट्राइंगल बनाया, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना हो गया b, कर्ण का मान कितना हो गया a, तो ये कितना होगा, लंब का मान कितना होगा √a² माइनस b²। ये जो मान है ये अपने पास क्या होगा, रूट में a² माइनस b², ये b है और ये है। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स लंब बटे आधार √a² माइनस b² बटे b बराबर रूट म्यू t, ठीक है ना। अब अपन को t का मान चाहिए, या स्मॉल t बराबर कितना आ जाएगा 1/√μ tan इनवर्स √a² माइनस b² अपॉन b। अब t इसमें 1/√μ का मान कितना लगेगा, 2π को नीचे ले जाओ, t/2π, तो ये हो गया कैपिटल T/2π tan इनवर्स √a² माइनस b² बटे b। ये स्मॉल t का मान हमारे पास आ गया। स्मॉल t जो हमने माना था वो p से a तक का समय माना था, तो वापस p तक आने में लगा कुल समय, बिंदु p से गुजरने के बाद बिंदु p तक आने में लगा कुल समय जो है इसका क्या हो जाएगा डबल। जितना p से a तक जाने में समय लगेगा उतना ही a से b तक आने में समय लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे अब अपन वापस बिंदु P से गुजरने के बाद पुनः बिंदु P तक आने में लगा कुल समय, उसने प्रूफ करवाया है। उसको कैसे अपन लोग प्रूफ करेंगे, तो यहां पर देखते हैं
यहां लिखेंगे बिंदु P से गुजरने के बाद, बिंदु P से गुजरने के बाद पुनः बिंदु P तक, पुनः P तक आने में लगा कुल समय, लगा कुल समय बराबर कितना हो जाएगा 2t। अब इस t का मान यहां से लगा दोगे, है कि नहीं, लगा देगा ना भैया, ये t का मान यहां से उठा करके यहां लगाना है, तो ये t के मान को 2 से गुणा करेंगे तो बटेगा 2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा कैपिटल T अपॉन पाई tan इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। अब आंसर ये तो आ ही नहीं रहा, आंसर तो बी के रूप में आ रहा है। तो अपन ने समीकरण नंबर 2 पढ़ी थी, समीकरण नंबर 2 देखो अपनी कॉपी में आप, समीकरण नंबर 2 क्या थी, बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 थी क्या ये, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली 3 थी, बी स्क्वायर बराबर म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर हमने समीकरण, ये समीकरण थी हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी समीकरण थी ये, तीसरी। तो समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से b बराबर कितना हो जाएगा रूट म्यू, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से किसका मान निकाल लें, रूट म्यू ए स्क्वायर, वो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना मान लगेगा b अपॉन रूट म्यू, तो ये मान यहां पर लगा देंगे, तो बराबर हो जाएगा कैपिटल T अपॉन पाई tan इनवर्स, इसका मान लग जाएगा b अपॉन रूट म्यू और इनटू b, है कि नहीं। समीकरण 3 से यहां लिख देंगे, समीकरण 3 से रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना लगा दिया हमने b अपॉन रूट म्यू। अब समीकरण 1 से रूट म्यू का मान कितना लग जाएगा, रूट म्यू का मान 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई तो रह जाएगा नीचे और t चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, ये बराबर में ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल T अपॉन पाई tan इनवर्स, इसमें क्या होगा मान लगेंगे तो 2 पाई और अपॉन में कहा चला जाएगा t ऊपर, तो ये हो जाएगा b कैपिटल T अपॉन 2 पाई b। ये बिंदु P तक वापस पहुंचने में लगा क्या हो गया, कुल समय हो गया। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी कि कण को वापस बिंदु P तक पहुंचने में लगा कुल समय किसके बराबर होगा, कैपिटल T अपॉन पाई tan इनवर्स BT अपॉन 2 पाई b के बराबर होगा। आगे बात समझ में, कर दो फटाफट से यहां तक, ये नोट कर दीजिए फटाफट से आप। हाँ भाई छप गया सबका, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 का प्रश्न हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाहता है, इस बात को जरा देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कह रहा है एक कण 2 केंद्रीय बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में है। मतलब एक कण पर कितने केंद्रीय बल लग रहे हैं, 2 केंद्रीय बल लग रहे हैं। अब अभी तक तो एक ही केंद्रीय बल लग रहा था, अब 2-2 केंद्रीय बल लग रहे हैं साहब। ये बल सीधे दूरी के समानुपाती हैं पहली बात तो, और उनकी तीव्रताएं इंटेंसिटी जो है वो आपको कितनी कितनी दे रखी है, म्यू और म्यू डैश दे रखी है कि उनकी तीव्रताएं म्यू तथा म्यू डैश है। अब ये क्या कह रहा है, यदि कण को बल केंद्रों में से एक की ओर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो लघु आवर्तकाल जो है वो कितना होगा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू प्लस म्यू डैश होगा। देखिए इसमें स्थिति क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर इसकी ज्योमेट्री को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक बल केंद्र A है और एक बल केंद्र A डैश है। मतलब इस कण जो है वो किसी समय कहां पर है, बिंदु B पर है। मान लो कण कहां पर है, बिंदु B पर है, और बिंदु B पर 2 बल लग रहे हैं। बिंदु B पर एक बल तो लग रहा है A की तरफ, मतलब एक बल की टेंडेंसी तो क्या है, एक बल तो क्या करना चाहता है, बल कण को A की तरफ खींचना चाहता है,
और एक बल जो है वो कण को ए डैश की तरफ खींचना चाहता है। यहां पर बी की ए से जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है ए, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है ए डैश। ये हमने यहां पर मान ली। बात समझ में आई यहां तक की? तो पहले तो ये चित्र बनाओ जल्दी से। सबसे पहले तो ये फोटो बना दें आप। फिर ये फोटो क्या कहना चाहती है, इस फोटो का मतलब क्या है, इसको अपन लोग समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। ये फोटो हमसे क्या कहना चाहती है भाई। इस फोटो को दिमाग से ध्यान से समझना है, अच्छे से समझने की कोशिश इसे हमें करनी है। हो गया? देखो चित्र में दर्शाए अनुसार चित्र में दर्शाए अनुसार दो बल केंद्र कैपिटल ए व ए डैश हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार दो बल केंद्र कैपिटल ए व ए डैश हैं। दो बल केंद्र कौन कौन से हैं? ए और ए डैश। अब ए और ए डैश बल केंद्र मतलब इनकी प्रवृत्ति क्या है? कण बल केंद्र ए वाला जो बल है वो तो ए की तरफ खींचेगा, ए डैश वाला ए डैश के मध्य खींचेगा। इनके मध्य एक कण, इनके मध्य एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कण, इनके मध्य स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण, इनके मध्य स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण बिंदु बी पर संतुलन में है। इनके मध्य स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण बिंदु बी पर संतुलन में है। तो नीचे लिखो यदि ए बी बराबर ए, यदि ए बी बराबर स्मॉल ए तथा ए डैश बी बराबर स्मॉल ए डैश हो तो, स्मॉल ए डैश हो तो क्या होगा? अब ध्यान दो, द्रव्यमान त्वरण का जो सूत्र पड़ा है, जो त्वरण है, जो अपन का बल है, वो क्या दे रखा है? ये बल जो है सीधे दूरी के क्या है? समानुपाती। मतलब d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स। सीधी सी बात है। मतलब यहां पर जो त्वरण लग रहा होगा, इधर की तरफ जो बल लग रहा होगा, d2x अपॉन dt2 त्वरण का मान कितना आएगा? इसकी तीव्रता कितनी है? म्यू, और इसकी तीव्रता कितनी है? म्यू डैश। और ये जो बल है ये ए से कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर। तो इस पर जो त्वरण लग रहा है इस बल केंद्र के कारण कितना लग रहा है? म्यू ए, दूरी का मान ए है। तो बल कितना लग रहा होगा? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बिंदु बी पर जो इधर की तरफ बल लग रहा है वो तो कितना लगेगा? एम म्यू ए। म्यू ए हो गया त्वरण और एम हो गया द्रव्यमान। ये किधर लग रहा है? इधर की तरफ। अब बिंदु बी पर इधर की तरफ कितना बल लग रहा होगा? इधर की तरफ बल लग रहा होगा एम म्यू डैश ए डैश, क्योंकि इसकी तीव्रता म्यू डैश है और इसका जो एक ये जो डिस्टेंस है ये हमने कितनी मानी है? ए डैश। अब बिंदु बी पर कण संतुलन में है, बिंदु पी पर जो कण रखा उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो संतुलन में कब होगा भाई? संतुलन में तब होगा जब इधर की तरफ लगने वाला बल और इधर की तरफ लगने वाला बल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब एम म्यू ए का मान और एम म्यू डैश ए डैश का मान दोनों आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब आपको ये दे रखा है एम म्यू ए का मान और एम म्यू डैश ए डैश का जो मान है ये आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपको आप बराबर दे रखे हैं। क्या क्या बराबर दे रखे हैं आपको? एम म्यू ए बराबर एम म्यू डैश ए डैश, ये चीज आपको बराबर दे रखी है। ठीक है ना? यहां तक लिखो फटाफट से। एम म्यू ए बराबर एम म्यू डैश ए डैश, और इससे एम से एम दोनों तरफ कट जाएगा, तो एम से एम दोनों तरफ कट जाएगा तो म्यू ए बराबर ये आ जाएगा म्यू डैश ए डैश। यहां तक लिख दीजिए। इसको डाल देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 तक आप पहुंच जाइए कि म्यू ए का मान जो है वो किसके बराबर है? म्यू डैश ए डैश के बराबर है। ठीक है ना? अब देखो जैसे कोई चीज होती है,
दो रबड़ होते हैं या किसी भी एक रबड़ अपन ने खींच के बांधा हुआ है, एक रबड़ है, रबड़ को अपन खींच के बांध दिया और बीच में उसमें किसी कण को बांध देते हैं, पत्थर बांध दिया, छोटा सा पत्थर बांध दिया और वो खिंचा हुआ है तो अभी संतुलन में है, लेकिन उस कण को थोड़ा सा यूं खींच के छोड़ दें, उसको पकड़ करके थोड़ा सा इधर खींच के और फिर छोड़ दें, तो ऐसे 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 गति करने लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? या अपन कोई भी रबड़ ले, रबड़ को पकड़ रखा है अपन ने और बीच में उसको पकड़ के थोड़ा सा यूं खींच करके छोड़ दें, तो ऐसे ऐसे गति होगी कि नहीं होगी? उसके अंदर होगी। तो वो की वही चीज है, जब अपन ने जो खींच करके रबड़ को पटक दिया तो एक बल केंद्र हो गया इधर, एक हिस्सा तो उसको इधर खींचने का प्रयास कर रहा है, एक हिस्सा इसको इधर खींचने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब इसमें गति लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कण को थोड़ा सा यहां से पकड़ूंगा, पकड़ के थोड़ा सा इसको मैं यहां तक विस्थापित कर दूं बिंदु P तक, और बिंदु P पर डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x, मतलब इसको पकड़ करके यहां तक खींचा और यहां पर खींच करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 गति करने लगेगा, है क्या नहीं? तो यहां पर ये चीज अपन ने यहां पर करी है। तो इसमें अपन ने क्या किया, इसमें लिखिएगा नीचे, अब यदि कण को बिंदु कैपिटल A की ओर, अब यदि कण को बिंदु कैपिटल A की ओर लघु विस्थापन देकर छोड़ दिया जाए, अब यदि कण को बिंदु कैपिटल A की ओर लघु विस्थापन देकर छोड़ दिया जाए तो माना कि किसी समय स्मॉल t पर, तो माना कि किसी समय स्मॉल t पर, तो माना कि किसी समय स्मॉल t पर कण की स्थिति बिंदु P पर है। तो किसी समय स्मॉल t पर कण की स्थिति कहां पर है, बिंदु P पर है, जहां BP बराबर x, जहां BP बराबर कितना है, x, B से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी ली है हमने, x, जहां BP बराबर x। अब BP का मान कितना है, x है। अब बिंदु कण पर लिखेंगे, अब कण पर A की ओर आकर्षण बल, A की तरफ जो आकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, इस कण पर अब इधर कितना फोर्स लगेगा ये देखना है मुझे। तो इधर A से डिस्टेंस कितनी बची इसकी, कण P पर है, तो P पर इधर कितना फोर्स लगेगा ये देखना है। तो P की A से डिस्टेंस कितनी बची, A माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, A माइनस एक्स। तो P पर इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m म्यू A माइनस एक्स, क्योंकि डिस्टेंस कितनी हो गई, अब A माइनस एक्स हो गई, है कि नहीं। अब अपन देखें कण पर A डैश की ओर, किसकी ओर, A डैश की ओर आकर्षण बल, A डैश की तरफ कितना आकर्षण बल लगेगा, इसकी तरफ, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A डैश प्लस एक्स। तो इधर की तरफ आकर्षण बल कितना लगेगा, m म्यू A डैश प्लस एक्स लगेगा, है कि नहीं। अब देखो इधर की तरफ बल लग रहा है m म्यू A डैश प्लस एक्स, हाँ म्यू डैश, इसकी जो तीव्रता है इसकी तरफ तीव्रता कितनी है, म्यू डैश। तो इधर की तरफ कितना बल लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा m म्यू डैश A डैश प्लस एक्स, और इधर की तरफ कितना बल लगेगा, m म्यू A माइनस एक्स बल लगेगा। बात समझ में आ गई। अब अपन को इसकी गति का क्या लिखना है, समीकरण, ठीक है ना, परिणाम, गति का परिणामी समीकरण, वो देखो ये कैसे लिखा जाता है, ये समीकरण लिखना सीखो आप। गति का परिणामी समीकरण, परिणामी बल लिखना है, तो परिणामी बल को लिखा जाता है m d2x अपॉन dt2, ये बल है ये, तो बल की तुलना बल से करेंगे, और त्वरण होते तो केवल क्या लिखते, त्वरण, द्रव्यमान नहीं आता, इसलिए मुझे आगे क्या लगाना पड़ रहा है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब m d2x अपॉन dt2 जो है ये परिणामी बल अपन ने लिखा है, तो ये परिणामी बल m d2x अपॉन dt2 किधर की तरफ दर्शाएगा, इधर की तरफ दर्शाएगा कि इधर की तरफ दर्शाएगा, d2x अपॉन dt2 जो है ये हमेशा x के बढ़ने की दिशा में दर्शाता है, किधर दर्शाता है, x के बढ़ने की दिशा में, मतलब इधर x किधर बढ़ेगा, इधर, p की हमने b से डिस्टेंस मानी है ना,
तो x किधर बढ़ेगा, इधर, तो इधर बढ़ेगा तो इधर वाले बल में से इधर वाले बल को क्या कर दो, माइनस। इधर की तरफ बल लिया है परिणामी, तो इधर की तरफ परिणामी बल लिया है, तो इधर की तरफ लगने वाले बल में से इधर की तरफ कौन सा लग रहा है, ये, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस। कितना हो जाएगा, m म्यू a माइनस एक्स माइनस m म्यू डैश a डैश प्लस x, ये परिणामी बल हो गया। तो ये परिणामी गति का समीकरण समझ में आया सभी को अच्छे से, गति का परिणामी समीकरण समझ में आया सभी को भाई, मधु, शानू, राजेंद्र, सुरेंद्र, लोकेश। अब इनमें देखो ये m m m तो सब में से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया d2x अपॉन dt2 बराबर, क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन ऑमन का तो कोई चांस है ही नहीं। यहां पर देखो ब्रैकेट्स को ओपन करो, म्यू a माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू डैश ए डैश और माइनस म्यू डैश एक्स, म्यू ए से म्यू डैश ए डैश कट जाएंगे क्योंकि म्यू ए का मान म्यू डैश ए डैश के बराबर है, ठीक है ना। लिख देंगे चूंकि म्यू ए का मान बराबर है किसके, म्यू डैश ए डैश के। अब इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये समीकरण को अपन लिख सकते हैं d2x अपॉन dt2 बराबर, माइनस कॉमन ले लिया, म्यू प्लस म्यू डैश इनटू एक्स। अब ये जो समीकरण आ रहा है ये भी सरल आवर्त गति का समीकरण आ रहा है जो कि एसएचएम का समीकरण है, बस इसकी तीव्रता क्या हो गई अब ये जो एसएचएम का समीकरण आया इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, म्यू प्लस म्यू डैश। यहां पर म्यू का काम कौन कर रहा है, म्यू प्लस म्यू डैश कर रहा है, तो यहां लिखेंगे जो कि एसएचएम का समीकरण है, जो कि एसएचएम का समीकरण है। अब ये एसएचएम का जो समीकरण है तो इसका क्या निकालना है अपन को, आवर्तकाल। अतः आवर्तकाल बराबर पीरियडिक टाइम बराबर, आवर्तकाल बोले तो टाइम ऑफ पीरियड, बराबर कैसे निकालते हैं, 2 पाई अपॉन रूट, रूट के अंदर क्या आती है, इंटेंसिटी, तीव्रता आती है, और यहां तीव्रता कितनी है, म्यू प्लस म्यू डैश, तो यहां पर आ जाएगा म्यू प्लस म्यू डैश। ये इसका क्या आ गया, लघु आवर्तकाल आ गया, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड आ गया, ठीक है ना। तो अगर कण को थोड़ा सा इधर विस्थापित करके छोड़ दें तो उस कण का जो लघु आवर्तकाल होगा, उसका जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होगा, शॉर्ट पीरियडिक टाइम होगा, वो कितना होगा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू प्लस म्यू डैश के बराबर होगा। इसको आप नोट कर दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से आप इसको लिख दें। फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा।